नमस्ते। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम सांख्यिकी। तो हम लोग लास्ट कुछ लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, चरसम्मत सांख्यिकी। उसको हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। देखिए, ये वाली जो सांख्यिकी है हमारी, वो ताप, दाब और ऊर्जा आदि की व्याख्या करके उन्हें अच्छे से समझा सकती है। लेकिन ये जो सांख्यिकी थी हमारे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको समझा नहीं सकती। वैसे ही ये लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड जो होती है उसको समझा नहीं सकती। निम्न तापों पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को वो समझा नहीं सकती है। तो वैसे ही ये बहुत सारी कठिनाइयाँ जो आ रही थी, उन सब कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए एक नई सांख्यिकी आई। उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटम सांख्यिकी। क्वांटम यांत्रिकी से हम लोग इन सब प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है उसे सॉल्व नहीं हो सकती थी। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। वो एक ऐसी फिजिकल बॉडी होती है, आइडियल बॉडी, जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएशंस, ईएम रेडिएशंस गिरती है वो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब जितनी भी ईएम रेडिएशंस उस पर इंसिडेंट होती है उन सबको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसी फिजिकल बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। इसीलिए क्योंकि ये सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए हम लोग इसको का नाम पड़ा है ब्लैक बॉडी। अब देखिए, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है? जब ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब उसमें संतुलन में होती है, दैट मीन्स कि उसका टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उस टाइम पे वो बहुत सी ईएम रेडिएशंस को एमिट करती है। ईएम रेडिएशंस मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है उसको वो उत्सर्जित करती है। उन तरंगों को बोलते हैं, मतलब उन रेडिएशंस को वो लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, कृष्णिका विकिरण। तो देखिए, ये जो स्पेक्ट्रम बनता है एमिटेड रेडिएशंस का, उसका एक प्रॉपर्टी होती है कि विभिन्न भागों में उसका जो विकिरण की तीव्रता होती है वो अलग अलग पाई जाती है। तो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए ये लॉ निकला है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, कृष्णिका का ऊर्जा वितरण का नियम। इसमें हम लोग विकिरण की तीव्रता और तरंगदैर्घ्य के बीच में स्टडी करते हैं। दैट मीन्स कि स्पेक्ट्रम जो अलग अलग भागों में, मतलब अलग अलग तरंगदैर्घ्यों पे उसकी जो विकिरण तीव्रता है वो क्या रहेगी, उसी की हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, जब हम लोग उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये अलग अलग टेम्परेचर पे, ये 1646 केल्विन, 1449 केल्विन, 1256 केल्विन और 998 केल्विन पे हम लोगों ने बनाया। तो ये हमारा प्रायोगिक ग्राफ है। अब हम लोग इसी को स्टडी करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या देख सकते हैं, इसकी हर एक कर्व के लिए ई लैम्डा की वैल्यू है वो सबसे पहले इंक्रीज़ हो रही है, फिर वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाती है, उसके बाद में ये डिक्रीज़ होती है, राइट। ये हर एक टेम्परेचर की हो रहा है। दैट मीन्स कि ई लैम्डा जो होता है वो सबसे पहले इंक्रीज़ होगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, फिर उसके बाद में ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमारी होती है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के लिए विकिरण ऊर्जा का जो मान है हमारा वो बढ़ गया। दैट मीन्स विकिरण ऊर्जा बढ़ जाएगी जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज़ करेंगे। थर्ड चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये जो मैक्सिमम आ रहा था, मतलब जो एनर्जी मैक्सिमम हो रही है उसके लिए जो तरंगदैर्घ्य है लैम्डा एम, वैसे यहाँ पर इसका मैक्सिमम है, उसके लिए तरंगदैर्घ्य होगी लैम्डा एम यहाँ पर। दैट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, लैम्डा एम की वैल्यू जो है हमारी वो डिक्रीज़ हो रही है। दैट मीन्स लैम्डा एम है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी के, और लैम्डा एम टी जो होता है हमारा वो कांस्टेंट वैल्यू होता है बी के इक्वल, जो कि इक्वल होता है 0.293 सेंटीमीटर केल्विन के इक्वल। इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये जो तो हम लोगों ने प्रायोगिक रूप से देखा था एक्सपेरिमेंटली, अब इसी को हम लोग थ्योरेटिकल वे में भी स्टडी करना चाहते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने इसका क्लासिकल वे में, मतलब चिरस्मृत ऊष्मागति के आधार पर इसकी स्टडी करने का ट्राई किया। इसमें पहले साइंटिस्ट थे वीन। इन्होंने इसी की स्टडी करके एक रेडिएशन लॉ निकाला। उसका फॉर्मूला था ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू ए अपॉन लैम्डा रेज़्ड टू पावर 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा, वो इक्वल होगा ए लैम्डा रेज़्ड टू पावर -5 ए रेज़्ड टू पावर -b अपॉन के टी डी लैम्डा। तो ये हमारा इस लॉ को हम लोग वो लोग बोलते हैं वीन का रेडिएशन लॉ, वीन का विकिरण नियम। लेकिन ये इस नियम की एक कमी है कि ये वाला जो नियम है ओनली लघु तरंगदैर्घ्य के लिए ही लागू होता है। जब उच्च तरंगदैर्घ्य की, दीर्घ तरंगदैर्घ्य की हम लोग जब बात करते हैं तो वहाँ पर ये वाला नियम लागू नहीं हो पाता है। तो फिर
क्योंकि ये उच्च तरंग दैर्घ्य के लिए, दीर्घ तरंग दैर्घ्य के लिए लागू नहीं होता था, इसी वजह से दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरा नियम निकाला। ये थे रेले और जीन्स। उन्होंने नियम निकाला ई लैम्डा डी लैम्डा जो होता है वो इक्वल होता है 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा रेज़्ड टू पावर 4 डी लैम्डा के इक्वल होता है, जहाँ पे के हमारा होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू रेज़्ड टू पावर -23 जूल पर केल्विन। तो उन्होंने जब दीर्घ तरंग दैर्घ्य की बात की, क्योंकि ये वाला दीर्घ तरंग दैर्घ्य पे नहीं हो रहा था, तो उन्होंने स्टडी किया, तो लेकिन ये वाला जो नियम था वो ओनली दीर्घ तरंग दैर्घ्य के लिए लागू हो रहा था, लघु तरंग दैर्घ्य के लिए लागू नहीं हो रहा था। दैट मीन्स हमारे पास दो नियम आ गए क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, लेकिन दोनों में से एक भी नियम ऐसा नहीं है जो कि पूरी वेवलेंथ की रेंज के लिए वैलिड हो। इसी कैटास्ट्रॉफी को, इसी विपदा को हम नाम दिया गया है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। ये एक फेलियर है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का कि एक कोई ऐसा नियम नहीं है जो कि पूरा रेंज है यहाँ से 0 से लैम्डा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पूरे के लिए बाध्य हो, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। चिरस्मत भौतिकी की पराबैंगनी विपदा। तो देखिए, इसी विपदा को सुलझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक। उन्होंने विद्युत चुंबकीय दोलित्र की प्रकृति के पर विचार करते हुए एक नई सांख्यिकी का बनाई, उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटम सांख्यिकी, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। प्लैंक के शब्दों में जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्लैंक ने ऐसा बोला था, कंसिडरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी यू अमॉन्ग एन ऑसिलेटर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, इफ यू इज व्यूड as visible without limit, then an infinite number of distributions are possible. That means कि जब u को हम लोग किसी लिमिट के बिना देखते हैं तो उसके infinite number of distribution possible है. We consider however, and this is essential point of whole calculation, that u are made of an entirely determined number of finite equal parts. तो उसने बोला कि ये हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि u एक डिटरमाइंड नंबर ऑफ फाइनाइट इक्वल पार्ट्स में बना हुआ, मतलब एक निश्चित नंबर ऑफ पार्ट्स से बना हुआ है। फाइनल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स मतलब निश्चित नंबर के बराबर पार्ट्स से बना हुआ है। एंड वी मेक यूज ऑफ द नेचुरल कांस्टेंट h इक्वल्स टू 6.55 इंटू 10⁻27 अर्ग पर सेकेंड। और उन्होंने यूज़ किया ये वाला जो नेचुरल कांस्टेंट होता है 6.55 इंटू 10⁻27 अर्ग पर सेकेंड। और इस कांस्टेंट को जब हम लोग उसकी कॉमन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑसिलेटर्स की कॉमन फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी, न्यू, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उस ऑसिलेटर की हम लोग एलिमेंट ऑफ एनर्जी जो होती है एप्सिलॉन, वो मिल जाता है हम लोगों का अक्स में। मतलब उसने बोला E इक्वल टू एच न्यू वाला फॉर्मूला निकाला था प्लैंक्स ने। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग बहुत सारी जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के जो फेलियर्स थे उन सब से उभर सकते हैं। और इसी का यूज़ करके उन्होंने ब्लैक बॉडीज़ के लिए एक नया लॉ दिया था उन्होंने, उसको हम लोग प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं, जो कि अभी आप स्टडी करनी है, आप लोग आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।